बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. For grade 10, the subject of physics. Welcome back to our class. Today we are discussing about the chapter 5, which is vectors, and we start our lecture with the introduction. Vectors are the physical quantities, and physical quantities have been discussed in chapter 2. The quantities that can be measured are known as physical quantities. These quantities are by nature of two types. One, as the chapter name, vectors, and the others are scalars. ये दो क्वांटिटीज जो हमारे पास हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बाय नेचर वेक्टर्स और स्केलर्स कहा जा रहा है, तो किस बेस पर, यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और ये क्वेश्चन हमारे पास जो है एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है। अब इस डिफरेंस के में पहली चीज जो हमने देखनी है वो, जो कि ये क्वेश्चन जो है 2012 में आया हुई है, फिजिकल क्वांटिटीज की स्पेसिफिकेशन के बेस पर इनको जो है क्लासिफाई किया गया है। हम ये कहते हैं कि द क्वांटिटीज दैट कैन बी स्पेसिफाई कंप्लीटली स्पेसिफाई बाय ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट की हेल्प से जिनको कंप्लीटली स्पेसिफाई कर लिया जाता है, और तीसरी कोई चीज जो है रिक्वायर नहीं होती, दे आर नोन एज स्केलर्स। दूसरी जानिब हम देखते हैं तो वेक्टर्स क्या हैं, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर और इस पर कंप्लीटली स्पेसिफाई बाय देयर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन। दीज आर नोन एज वेक्टर्स। अब यहां देखें तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी डायरेक्शन की बात आ रही है। एग्जाम्पल के लिहाज से ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। क्वांटिटीज के लिहाज से आप देखें, किसी शॉप पर जाया जाता है तो कुछ चीज़ हम जो है परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए जो है अगर मास वाइज या वॉल्यूम वाइज किसी चीज़ को हम परचेज करते हैं तो वहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट के लिहाज से बात होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी शॉप पर जाते हैं और आप यूँ कहते हैं कि आई हैव नीड ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्लोर और XYZ एटसेट्रा। अब यहां पर दो चीजें हमारे पास है, वन ये है मैग्नीट्यूड एंड किलोग्राम इज द यूनिट इन विच मास इज मेजर्ड। तो इन दोनों से हमने मास को स्पेसिफाई कर दिया, देयरफॉर वी कैन से द मास इज द स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर यही सिलसिला हम एक दूसरी तरफ देखें, कहीं किसी तरफ आपने डायरेक्शन शो करनी है, ये कोई डिस्प्लेसमेंट है, या फिर यूजुअली आपने देखा होगा कि जब प्लेन फ्लाई कर रहा होता है तो उस वक्त जो है हाइट और उसकी डायरेक्शन शो की जाती है, और ये कहा जाए कि एक प्लेन जो है मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट बता दी और उसके अलावा जो है रेंज फॉर एग्जांपल बताई जा रही है कि 190 किलोमीटर पर आवर। अब अगर ये बात की जाए तो बात यहां मुकम्मल इसकी नहीं हो रही है। क्यों बात मुकम्मल नहीं हो रही? क्योंकि वो डायरेक्शन भी साथ में बताएगा, क्योंकि उस डायरेक्शन के लिहाज से ईस्ट वर्ड जा रहे हैं, वेस्ट वर्ड जा रहे हैं,
तो अब ये ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड जो जाते हुए उसने बताया, क्योंकि ये कंप्लीटली जो जर्नी के लिहाज से डायरेक्ट कर रहा है, तो उस डायरेक्शन के एतबार से जो उसने डायरेक्शन शो की, इस डायरेक्शन की वजह से ये कंप्लीटली वेक्टर बन गया। अगरचे वैसे किसी जगह आप अगर बात करना चाहें कि दो प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस के बिटवीन 190 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी 190 किलोमीटर का गैप है, तो यहां ये बात तब भी क्लियर है। लेकिन अगर कहीं किसी जगह पर आपने किसी जर्नी के लिहाज से बात कर रहे हैं या किसी डायरेक्शनल क्वांटिटी को यानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां अगर डायरेक्शन शो नहीं करेंगे तो वो कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं होगा। देयरफॉर दिस इज अ वेक्टर। और यहां ये जो चीज बताई जा रही है ये है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी यहां स्पेसिफाई की गई, जिसमें 190 किलोमीटर, 190 जो है मैग्नीट्यूड हो गई, किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट एंड ईस्ट इज द डायरेक्शन। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट वन डिफरेंस अगर हम स्केलर्स और वेक्टर्स में देखें तो स्केलर्स को इजीली हम नॉर्मल अलजेब्रिक ऑपरेशन से जो है हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेक है हमारे पास, उसमें डिफरेंट आइटम्स मौजूद हैं और उनकी डिफरेंट मासेस हैं। अब अगर टोटल मास का कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन सबकी मासेस को सिंपली ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये 2 kg, ये 3 kg है, ये 7 kg है और ये 9 kg है। तो इजीली हम बता सकते हैं कि टोटल इसका जो मास कितना है हमारे पास, ये आ गया 21। ठीक है जी। तो इजीली यानी इसको हम आम अलजेब्रिक मेथड के लिहाज से हमने जो है इसको बता दिया। लेकिन जब वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो वेक्टर्स के एडिशन की, क्योंकि डायरेक्शन है, डायरेक्शन की वजह से इनको इस तरह ऐड नहीं कर सकते जिस तरह से स्केलर्स को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेड टू टेल मेथड, जो कि अभी नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो हेड टू टेल मेथड, ठीक है। इसके साथ साथ जब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हुए उनके सिंबल पर हमने एरो शो करना होता है, यानी एक एक्स्ट्रा सिंबल ऐड होती है उसकी सिंबल पर। जबकि स्केलर्स को जब शो करना हो, जैसे मास की मैंने आपको बात बताई, तो मास के लिए एम यूज किया जाता है, स्मॉल एम। ये एम जो है इस पर कोई किसी तरह का एरो मौजूद नहीं है। ये 3 डिफरेंसेस हो गए। फोर्थ वन डिफरेंस में हम ये कह सकते हैं कि इनकी क्वांटिटीज को बता सकते हैं, जहां पर हमारे पास वेक्टर्स में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, जो कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। फोर्स है, चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं। और मोमेंटम है, चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं। ये और इसी तरह और भी वेक्टर्स मौजूद हैं, तो ये इसकी एग्जांपल्स में आ गए। फोर्थ वन डिफरेंस ऑफ स्केलर अगर देखें तो डिफरेंट स्केलर्स भी हम पढ़ चुके हैं, जिनमें मास है, स्पीड है, डिस्टेंस है, ठीक है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये तमाम पर जो है हमारे पास स्केलर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि वेक्टर्स और स्केलर्स में हमने डिफरेंस तो देख लिया, लेकिन अब इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि एक वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ताकि हमें ये हेड टू टेल रूल की बात भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि हेड टू टेल रूल, हेड क्यों कहा जा रहा है, टेल क्यों कहा जा रहा है। तो अब उसे डिस्कस करते हैं जी। The next topic is the representation of a vector. अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर है, इससे रिलेटेड हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स भी हैं, जो यहीं पर मैं डिस्कस कर दूंगा और वहां पर आपको होमवर्क टास्क में वो चीज मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल कि एक हमारे पास यूं दिया हुआ है कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस है इन ईस्ट डायरेक्शन। तो जिस तरह आपको मैंने बताया था कि किसी वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए, कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए 3 चीजें चाहिए हमें, उसकी यूनिट, उसकी मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। अगर 2 चीजें मौजूद है, तीसरी चीज मौजूद नहीं, तब भी हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो यहां पर हमारे पास 90 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में हमने ये शो करना है विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव लाइन के जरिए हमने इस वेक्टर को शो करना है। अब उसके लिए पहली बात तो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव लाइन, ये बात तो समझ में आती है कि किलोमीटर क्योंकि लेंथ ही की बेस पर है, तो
ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन 90 किलोमीटर ड्रॉएबल है हमारे पास, तो यकीनन इसके लिए आपके पास आंसर होगा कि 90 किलोमीटर हम ड्रॉ तो कर लेंगे, लेकिन ये एक पेज पर ड्रॉ करना जो है पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट में हमारे पास जो चीज है वो ईस्ट डायरेक्शन। अब इसके लिए हमें रेफरेंस ऑफ एक्सिस चाहिए जो बताएगा कि ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट कौन सी है, नॉर्थ कौन सी, साउथ कौन सी है। और लास्ट में हमारे पास जो 90 है, जिसके बाद मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई 90 किलोमीटर को ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर हमें कुछ चीजों की नीड होती है, ठीक है। नंबर 1 एजम्पशन स्केल, ठीक है। एजम्पशन स्केल जब तक हम यूज नहीं कर सकते तो तब तक हम ये 90 किलोमीटर को ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये एक स्केल है जिसमें हम यूं समझ लीजिए कि एक इक्वलिटी शो करते हैं और वो सारी जो है यानी सपोजिशन पर होती है, क्योंकि सपोजिशन के लिहाज से हम जो है अपनी एक स्केल बनाते हैं और उस लिहाज से उसको जो है शो कर लिया जाता है, ठीक है। तो एजम्पशन स्केल हमारे पास होता है फर्स्ट वन स्केल फॉर एजम्पशन एज्यूमिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन एक्सिस हमें चाहिए, ठीक है। और एक्सिस किसके लिए हैं? एक्सिस हमारे पास है एक्सिस ऑफ रेफरेंस। और थर्ड वन हमारे पास जो आ जाता है यूनिट, ठीक है। यूनिट तो गिवन होगा, जाहिर सी बात मैग्नीट्यूड को हमने स्केल जो एजम्पशन स्केल होगा उसके जरिए हमने अपनी रेंज के मुताबिक जो है बनाना होगा। और एक्सिस ऑफ रेफरेंस जो है हमने यूज करके अब एक्सिस ऑफ रेफरेंस के जरिए हमने वेक्टर को डायरेक्शन देनी होगी। एक्सिस ऑफ रेफरेंस से पहले हम स्केल की तरफ आते हैं। स्केल फॉर एग्जांपल हमने 90 किलोमीटर पर आर को 90 किलोमीटर को शो करना है, तो उसके लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो इस डिस्टेंस यानी ऑन फ्लोर या ऑन लैंड जो हमारे पास 10 किलोमीटर है वो हमारी कॉपी पर 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। इससे कम और ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख लें तो 90 किलोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 90 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 99 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्सिस ऑफ रेफरेंस ये दो तरह के हमारे पास, एक ज्योग्राफिकल और दूसरी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ एक्सिस और ज्योग्राफिकल फ्रेम ऑफ एक्सिस। तो ये जो फ्रेम ऑफ एक्सिस हमारे पास ज्योग्राफिकल फ्रेम ऑफ एक्सिस है उसमें हमारे पास क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। फिर इसकी इसी लिहाज से नॉर्थ ईस्ट कह दें, नॉर्थ वेस्ट कह दें, साउथ वेस्ट कह दें, साउथ ईस्ट कह दें, ये हमारे पास जो है और इसके दरमियान जो है एंगल के बेस पर भी जो है इसकी डायरेक्शंस है। ओवरऑल तौर पर हमारे पास देख सकते हैं कि पूरे एक सर्कल की मानंद है, तो जरूर यहाँ 360 के लिहाज से हमारे पास जो डायरेक्शंस बन सकती हैं। मेजर डायरेक्शन हमारे पास जो बन रही है वो 8 ही बन रही हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये एक्सिस का ये जो फ्रेम है ये एक्स वाई के लिहाज से डिजाइन किया हुआ है, इसलिए इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो यहां पर हम जो यूज कर रहे हैं क्योंकि ईस्ट की बात की गई है तो लिहाजा ज्योग्राफिकल एक्सिस यूज करेंगे। और ज्योग्राफिकल एक्सिस फ्रेम एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि ईस्ट हमारा किस डायरेक्शन में होगा, वरना तो लाइन किसी डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर दें, लेकिन अगर पर्टिकुलरली आपने ईस्ट को शो करना है तो फ्रेम ऑफ एक्सिस को जो फॉलो करना होगा। और लास्ट वन यूनिट, जो वेक्टर आपके पास गिवन होगा उस यूनिट के एतबार से आपने लास्ट वन जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन आपने ड्रॉ करनी है उस यूनिट को आपने फॉलो करना होगा वहां। अगरचे आप लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो इस सपोजिशन पर, इस एजम्पशन स्केल के बेस पर कर रहे हैं, लेकिन जो ड्रॉन जो वेक्टर होगा उसमें हमने यही मैग्नीट्यूड विद यूनिट शो करनी होगी, ठीक है। तो एक इस वेक्टर को जो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया कि हमें फ्रेम ऑफ एक्सिस देखना है। फ्रेम ऑफ एक्सिस में हमें मालूम है ये ईस्ट डायरेक्शन होगा, ये वेस्ट डायरेक्शन होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा और ये साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है। आप इस चीज को यदि बखूबी जानते हैं इस चीज को कि हम ईस्टर्न कंट्रीज के एतबार से वेस्ट में हमारे जो है बैतुल्लाह पड़ता है,
तो अगर उस लिहाज से आप देखें तो हमारे ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में यानी राइट हैंड डायरेक्शन में जो है क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, लेफ्ट पर वेस्ट आ जाएगा और फ्रंट जो है वो नॉर्थ हो जाएगा और बैक पर जो है साउथ हो जाएगा। इस लिहाज से हमारे पास फ्रेम ऑफ एक्सिस है। अब ड्रॉ करते हुए हमने देखना है कि ईस्ट डायरेक्शन में शो करना है कितना, 9 सेंटीमीटर। तो आप इस ओरिजिन से स्टार्ट करके ही ड्रॉ कर सकते हैं और 9 सेंटीमीटर आपने बाय द स्केल ड्रॉ करना है और जो उसकी मेजरमेंट होगी उस मेजरमेंट तक आपने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद उसके एंड पर आपने एरो हेड ड्रॉ कर दिया। सो ये हमारे पास हो गया 90 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अगर यहां कुछ और हो, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन हमें शो की गई, तो अब हमने क्या करना होगा, इन दोनों डायरेक्शन के बिटवीन 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है और ये 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद आपने इसके लास्ट पॉइंट पर आपने एरो हेड बना दिया और डायरेक्शन शो कर दी, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट। और ये टोटल आपने मैग्नीट्यूड के साथ यहां लिख देना है 90 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो है गिवन है एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट दिए हैं 5.1 पेज नंबर 84 पर गिवन है, बुक आप निकाल लेंगे तो बुक में आपके पास 5.1 में 3 पार्ट्स गिवन है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये 3 आपको वेक्टर्स दिए हैं। तो आपको मैंने ये बात पहले बता दी कि ड्रॉ करने के लिए आपको जो ये एजम्पशन स्केल चाहिए, इस एजम्पशन स्केल के लिहाज से आपको यूनिट किसी लिहाज से बाउंड नहीं कर रही, वो फोर्स हो जिसकी यूनिट आपके पास न्यूटन आ रही है, यानी फॉर एग्जांपल के 15 न्यूटन आपने शो करनी है और डायरेक्शन उन्होंने फॉर एग्जांपल दे दी 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब यहां आप देखें तो बात ईस्ट के लिहाज से हो रही है लेकिन साथ में एंगल भी शो हुआ। अब यहां देखिए कोई एंगल की बात हमने यहां नहीं की, लेकिन वहां जब एंगल शो हुआ तो हमने इसी फ्रेम ऑफ एक्सिस को ड्रॉ करते हुए एजम्पशन स्केल पहले बनाना है। पहले एजम्पशन स्केल बनाएंगे, एजम्पशन स्केल बनाने के बाद फ्रेम ऑफ एक्सिस बनाकर हमने अब 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट लाइन ड्रॉ करनी है और फिर बाय द कंपास या बाय द स्केल, बाय द हेल्प ऑफ स्केल 15 न्यूटन का जो एजम्पशन हमने बनाना है एजम्पशन स्केल के लिहाज से, उसको आप देख लें कि फॉर एग्जाम्पल कि 5 न्यूटन को हमने कह दिया 3 सेंटीमीटर अपनी कॉपी का, तो 15 न्यूटन मस्ट बी कितना हो जाएगा 5, 3 का हो गया, 10 जो है 6 का हो जाएगा और 15 जो है मस्ट बी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 9 सेंटीमीटर पर आके आपने आर्क लगा देना है कंपास से या फिर स्केल से आपने मार्क लगाकर वहां हेड ड्रॉ कर देना है और ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अब ये 30 डिग्री जो है किससे हुआ, प्रोटेक्टर से, यानी डी से आपने ड्रॉ किया, उसके बाद बाय द हेल्प ऑफ कंपास या बाय द हेल्प ऑफ स्केल आपने 9 सेंटीमीटर जो हमारा था वो मार्क किया, लेकिन एक्चुअल तौर पर हमारे पास ये क्या है 15 न्यूटन और ये ड्रॉ हो गया। क्या डायरेक्शन है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। लेकिन नहीं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन, इसके बाद कोई भी वेक्टर होता है, इस वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर भी होता है। अब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है कि किसी वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड सेम रहे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो दिस बिकम द नेगेटिव वेक्टर। ठीक है जी, यानी नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज सच अ वेक्टर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये भी वेक्टर जो हमने ड्रॉ किया 15 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट में था, अब ये फोर्स अप्लाई की जा रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और अगर 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जा रही है लेकिन वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट है, इतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई की जा रही है लेकिन वो हो गई किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। सिर्फ डायरेक्शन का चेंज आया, मैग्नीट्यूड सेम है, सो वी कैन से इफ दिस इज ए, सो दिस विल बी माइनस ए, मीन नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। सो डेफिनेशन आपके सामने आ गई कि नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज सच अ वेक्टर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट वन जो टॉपिक है वो वेक्टर्स की एडिशन और इसी लिहाज से वेक्टर की सब्ट्रैक्शन,
ये दो टॉपिक्स एक साथ हम देख रहे हैं इसको, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया भी है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का 2015 में, कि दो वेक्टर्स आपके पास है, उनको आपने ऐड करना है बाय द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल, ठीक है। और हेड टू टेल रूल वाली बात जो मैं आपको पहले बता चुका कि हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो किस बेस पर, अब एरो में आप देखें तो ये इसका जो है जो पार्ट है ये हेड ऑफ द वेक्टर, ये हेड ऑफ द एरो कहलाता है, एंड दिस इज द टेल ऑफ द एरो। तो इस बेस पर इनको हेड टू टेल रूल कहा जाता है, ठीक है। अब यहां हम जो एडिशन देख रहे हैं दो वेक्टर्स की, एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स मीन्स टू एडिंग टू और मोर वेक्टर्स इन सच अ वे दैट a resultant vector obtained। अब होता इसमें क्या है, ऑपरेशन का मुकम्मल सीक्वेंस क्या है, क्या प्रोसेस है? इन दी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर इज joined, while the resultant vector is drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector। यानी ये देखें हमारे पास वेक्टर ए गिवन है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने ऐसे ऐड किया कि एट दी टेल ऑफ दी फर्स्ट वेक्टर, सॉरी हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर ज्वाइन, एंड एट लास्ट द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो यहां पर हमारे पास ये एडिशन कुछ इस लिहाज से, और इसको हमने इस तरह से फॉलो करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है नोट्स में भी, उसको वहां आपने फॉलो करना है। देन हमारे पास जो है सब्ट्रैक्शन का टॉपिक जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मींस ऐसा नहीं है कि सिंपल तौर पर आप जिस तरह दो वेक्टर्स को जो है जिन दो नंबर्स को आपस में माइनस कर लें और एक रिजल्टेंट मिले, तो इसका एक्चुअल तौर पर ये मतलब है कि व्हेन यू हैव टू ऐड अ वेक्टर इन दी नेगेटिव ऑफ अ गिवन सेकंड वेक्टर, सो द ऑब्टेन्ड रिजल्टेंट वेक्टर इज बिकॉज ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स। अब सब्ट्रैक्शन मीन्स कि यहां ये सीक्वेंस हुआ कि प्लस माइनस माइनस, तो ये इस सीक्वेंस में तब राइट किया गया, लेकिन एक्चुअल तौर पर सीक्वेंस क्या है कि उस वेक्टर का हमारे पास नेगेटिव वेक्टर हमने क्या किया, इसमें ऐड किया। अब वो जरा यहां देख लें। फॉर एग्जांपल हम इसी सीक्वेंस को लें कि वेक्टर ए हमें जो गिवन है ये रहा, अब वेक्टर बी का जो नेगेटिव होगा वो जरूर क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। सो दिस विल बी ड्रॉन इन दिस वे। सो दिस इज द बी, नेगेटिव ऑफ द बी वेक्टर। सो द ड्रॉन रिजल्टेंट मस्ट बी हियर। अब ये जो ड्रॉ किया गया रिजल्टेंट वेक्टर है, इससे आप देखें तो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल जो है उसका सीक्वेंस अलग है, इसकी डायरेक्शन कुछ और है, उसकी डायरेक्शन कुछ और है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मींस टू ऐड अ वेक्टर इन द नेगेटिव वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर, गिवन सेकंड वेक्टर। सो दिस इज आल्सो डन बाय द हेड टू टेल रूल, एंड द रिजल्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एडिशन, ठीक है। देन हमारे पास अब ये तो एडिशन की बात हो गई कि दो वेक्टर्स को हमने मिलाकर एक रिजल्टेंट वेक्टर हमने ऑब्टेन किया। इन दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो होम टास्क के एतबार से आपको बाद में भी बताया जाएगा, अभी भी आपके सामने ये बात रख दी जाए कि 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिफाइन नेगेटिव वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसके लिए आपके पास जो है ये, क्योंकि नोट्स में ये आपको नहीं मिल रहा, तो पेज नंबर 73 पर आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है बुक में, और नेगेटिव वेक्टर की भी फिगर मौजूद है, और 74 पर रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी फिगर भी मौजूद है। डेफिनेशन दोनों की यहाँ मौजूद है, जो आपको बताई भी जा चुकी है कि रिजल्टेंट वेक्टर हम क्या कहते हैं, सिंगल वेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर इन विच द अफेक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स इज प्रेजेंट। दोनों वेक्टर्स का अफेक्ट यहाँ मौजूद होगा। यानी अगर आप ये देखें, इन अफेक्ट्स को देखना चाहें तो कुछ यूं समझना बड़ा आसान होगा कि ये हमारे पास
एक वॉल है और ये कुछ फासले पर जो है एक शख्स मौजूद है, ठीक है। अगर वो इंक्लाइन तौर पर इस पीक तक पहुंचना चाहता है तो किसी लैडर की हेल्प ले रहा है, उस लैडर से चलते हुए अगर ये यहां पहुंचता है, लेकिन देखिए हर स्टेप पर ये दोनों का इफेक्ट ले रहा है। जितना ये हाइट पे जा रहा है तो उतना ये इस वॉल के लिहाज से अफेक्ट इसमें शामिल है, और अगर आप देखें तो ये फ्लोर का अफेक्ट भी इसके साथ साथ शामिल है। जितना आगे बढ़ेगा तो दोनों अफेक्ट जो है उतने ही इसके साथ साथ चलेंगे। तभी कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर इन विच द अफेक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स इज प्रेजेंट, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अभी तो ये देखा हमने कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाएगा और एक रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, और अब हम देख रहे हैं कि किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कैसे करें, और जिन कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर रहे हैं उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं या वर्टिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर या इनको वर्टिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। जी, रेक्टेंगुलर और वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर या वर्टिकल कंपोनेंट्स क्यों कहा जा रहे हैं उनको, कि इन दोनों के बिटवीन 90 का एंगल होता है। ये जो कंपोनेंट्स हम ड्रॉ करेंगे इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान 90 का एंगल होता है, और जब दोनों के दरमियान 90 का एंगल होता है तो इस लिहाज से आप ये देख सकते हैं कि इनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो इसके पैरेलल होंगी और इसकी इक्वल इन लेंथ होंगी या मैग्नीट्यूड होंगी। तो रिजॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं, कंसीडर अ वेक्टर एफ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वेक्टर है एफ जो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। दिस इज द वाई एक्सिस एंड द रिप्रेजेंटेटिव लाइन इज शोन एज ओ ए, ठीक है। ये है हमारे पास वेक्टर एफ। फॉल द प्रोजेक्शन और ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ओ ए ऑन द एक्स। एक्स पर इसका हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। जब अफेक्ट ऑफ एफ ऑन एक्स देख रहे हैं तो इसको कह रहे हैं हम एफ एक्स, ठीक है। इसी तरह से ऑन वाई एक्सिस तो अफेक्ट ऑफ एफ ऑन वाई एक्सिस विल बी एफ वाई। अब बगौर देखें तो इन दोनों के दरमियान क्या एंगल आ रहा है, 90 का एंगल आ रहा है। इस तरफ देखें या यहां देखें 90 का एंगल आ रहा है और शेप बिल्कुल रेक्टेंगुलर बन रही है, देयरफॉर दे आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, एफ वाई और एफ एक्स आप देख सकते हैं इनके अपोजिट साइड भी क्या है, इनके इक्वल मैग्नीट्यूड हैं, तो देयरफॉर दिस विल बी एफ वाई एंड दिस विल बी एफ एक्स, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एतबार से आप देखें तो यहां में दो ट्राइंगल्स यानी शेप वाइज देखें तो दो ट्राइंगल्स हमें मिल रही हैं, और दोनों ट्राइंगल्स जो है राइट ट्राइंगल्स कहलाती हैं। दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाती हैं, राइट ट्राइंगल्स कहलाती हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा कुछ काम हम यहां तक देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं, राइट ट्राइंगल कहते हैं। राइट ट्राइंगल द ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का एक एंगल होता है, सो दिस इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल, ठीक है। ये 90 का एंगल। अब इस 90 के एंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है, अपोजिट जो साइड हमारे पास गिवन है, ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह से जो बेस एंगल जो कि बन रहा है बेस लाइन के साथ, दिस इज कॉल्ड द बेस एंगल। बेस एंगल के अपोजिट जो साइड है दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, ठीक है। और द रिमेनिंग बेस लाइन इज दी बेस। तो ये तीन इसकी साइड्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं, इनके तीन नेम्स हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर।
इनकी बेस पर जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके इन्वर्सेस भी हैं, तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यहाँ यूज करेंगे, जिनमें पहली रेशियो है साइन थीटा, दूसरी रेशियो है कॉस थीटा और तीसरी रेशियो है टेन थीटा। साइन थीटा, ठीक है, समझने में आसानी के लिए आप इसको कह सकते हैं पैच। पैच मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर ये डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी अगर हम इसको यूं कहें ए बी एंड सी, तो सी के अपोजिट हम इसको इस साइड को अगर स्मॉल सी कह दें, बी के अपोजिट इस साइड को स्मॉल बी कह दें, ए के अपोजिट इस साइड को स्मॉल बी कह दें, तो इस वक्त साइन थीटा हमारे पास क्या बन रहा है, बी ओवर सी, क्योंकि बी परपेंडिकुलर है और सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट वन कॉस थीटा। कॉस थीटा समझने के लिए आप इसको कह सकते हैं बैच। बैच मीन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। बेस हमारे पास इस वक्त क्या है, ए, और हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास, सी। टेन थीटा हमारे पास पैब, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारे पास बन गया ए ओवर बी, परपेंडिकुलर सॉरी बी ओवर ए, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास बी है और बेस हमारे पास ए है, ठीक है। अब यहां आप देखें, हमने जो वेक्टर को रिजॉल्व करना है, अब वेक्टर को रिजॉल्व करते हुए कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी हेल्प से हमने ये देखना है कि इसके जो हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं उन कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है, उन कंपोनेंट्स की का इफेक्ट जो इसमें से हमने सेपरेट आउट किया वो कितना है, तो उसके लिए हमने इसके फॉर्मूलाज यहाँ निकालने हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये रेजोल्यूशन का यूजुअली आता रहता है और बहुत ज्यादा नहीं, 3 बार ये क्वेश्चन आया है 2012 में, 14 में और 18 में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हमने इनके फॉर्मूलाज ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट वन, फॉर्मूला फॉर एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स के लिए हमने फॉर्मूला ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एफ, यानी जो हमारा ट्राइंगल वाइज हाइपोटेन्यूज है, और एंगल थीटा, ठीक है। तो कौन सी रेशियो लगेगी, अगर आप गौर कर लें इस जगह, तो जहां पर आपको बेस फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर की हेल्प से, तो वहां कॉस थीटा की रेशियो आपने अप्लाई करनी होगी। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बैच। अब बेस हमारे पास यहां क्या है, एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ। ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, जो कि वहां आपको बताया जा चुका, ठीक है, इक्वल टू कॉस थीटा। सो इंप्लाइज दैट एफ एक्स के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ यहां डिवाइड कर रहा है तो कॉस थीटा के पास जाके मल्टीप्लाई करेगा। इसको यूं भी किया जा सकता है कि जब किसी टर्म को, किसी वैल्यू को, किसी नंबर को आपने इक्वल के एक साइड से रिमूव करना होगा तो उसके अपोजिट ऑपरेशन कर दें। मीन कि यहां डिवाइड कर रहा है, अगर दोनों तरफ आप फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स यहां कैंसिल हो जाएगी और यहां पर फोर्स मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी horizontal component. This is the horizontal component. Fx is the horizontal component. ठीक है जी। अब इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, सो फॉर्मूला फॉर Fy, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। अब रेशियो कौन सी लगेगी उसको देख लिया जाए। तो रेशियो हमारे पास जो है, जब हमने परपेंडिकुलर को लेना है और परपेंडिकुलर के साथ जो है हाइपोटेन्यूज ये मौजूद हो और परपेंडिकुलर में फाइंड आउट करना होगा, तो यकीनन वहां साइन की रेशियो लगेगी, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू पैच। पैच मींस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है एफ वाई और हाइपोटेन्यूज हमारे पास एफ है। दिस इज साइन थीटा। इंप्लाइज दैट एफ वाई इक्वल हो जाएगा इसके, जैसे हमने यहां आपको बताया कि एफ यहां डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ इंटू साइन थीटा। दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्टिकल कंपोनेंट और एफ वाई, ठीक है जी। यहां ये टॉपिक जो हमारा एंड होता है। बाकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है गिवन है नोट्स में भी और बुक में भी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, अब हमने क्या किया, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया।
अब उससे अगला काम यह है कि उन वर्टिकल कंपोनेंट्स के जरिए हमने क्या करना है, दो यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है या वेक्टर जो है फाइंड आउट करना है जी। नेक्स्ट में टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, यानी एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर से जो कि वेक्टर को डेवलप भी करती है, उसको रिड्यूस भी करती है और उसको नेगेटिव वेक्टर भी बनाती है। फॉर एग्जांपल कि किसी वेक्टर f को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई अ वेक्टर f विद अ पॉजिटिव नंबर, द रिजल्ट विल बी nf, मीन के वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है और अगर हम ये कह रहे हैं कि ये फोर्स डबल हो गई, सो दिस विल बी 10 न्यूटन, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 10 न्यूटन, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। बट इफ द वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ नेगेटिव नंबर, इट विल बिकम अ नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर। फॉर एग्जांपल के 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई तो हो रही है, लेकिन अब ये हम कह रहे हैं कि इसके अपोजिटली या फिर इसको जो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड जरूर डेवलप हुई लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। इसी तरह से अगर किसी वेक्टर को किसी फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, सो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब यहां मैंने 2 तो लिख दिया, लेकिन मीन के कोई भी नंबर मौजूद हो 1/3 हो जाए, यहां हम कह रहे हैं कि 5 न्यूटन इज मल्टीप्लाई बाय हाफ, सो दिस बिकम 2.5 न्यूटन, ठीक है। तो किसी वेक्टर को अगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, ठीक है। और अगर वो नंबर 0 हो तो जरूर वो वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि जो अभी हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया उसके बिल्कुल अपोजिट, कि वेक्टर्स को रिजॉल्व करना, किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना उसके कंपोनेंट्स में। अब हम क्या कर रहे हैं, उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से उस वेक्टर को फाइंड आउट करना बता रहे हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, टू फाइंड अ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है जी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है। जब भी बात हो रही है वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, तो ये बात याद रहे कि उसमें उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद होंगे। इवन के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में कुछ किसी जगह यूं भी आया है कि इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सिर्फ उन्होंने पूछा, लेकिन अगर किसी जगह ये कहा जाए टू फाइंड द वेक्टर बाय द गिवन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, तो उसमें आपने उसकी डायरेक्शन का फॉर्मूला भी ड्रॉ करना होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके पास आया भी है 16 में और 10 में, ठीक है। 2016 में और 2010 में ये क्वेश्चन आपके पास आया, आप देख लें। कंसीडर टू वेक्टर्स fy एंड fx, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास fy और fx, इनको हम ऐड कर रहे हैं और हमें एक रिजल्टेंट मिल रहा है। जिस तरह एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने किया उस तरह कंसीडर fx एंड fy आर द टू साइड्स perpendicular and base of a right triangle, so hypotenuse must be the resultant vector, ठीक है। अब इसका जो एंगल है वो भी हमें मालूम नहीं है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे फाइंड आउट करें। इसी तरह ये भी हमें मालूम नहीं है कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि हमारा वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे आएगी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं ये देख लीजिए। अब
लास्ट क्लासेस में आपने राइट ट्रायंगल पर जब काम किया होगा तो राइट ट्रायंगल पर काम करते हुए देखा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां वही यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहां है एफ, सो ये हो गया एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है एफ एक्स, तो ये हो गया एफ एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास एफ वाई, सो ये हो गया एफ वाई स्क्वायर। अब यहां अगर देखें, हमें यहां एफ स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि हमने एफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो क्या हुआ, ये याद रहे आपको कि स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, और जब हमने रूट को रिमूव करना तो स्क्वायर लेते हैं। और रूट कौन सा, स्क्वायर रूट हो। जी, यहां हमने क्या किया, इक्वेशन के दोनों साइड पे रूट ले, स्क्वायर रूट ले लिया, जिससे हमारे पास एफ मैग्नीट्यूड आ गई, एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर इंडिकेटेड प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हो गया। नाउ फॉर द डायरेक्शन, ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए आप देखें, ये दोनों रेशियोज हम यूज कर चुके हैं कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। गौर से अगर देखें तो पैब का मतलब क्या, परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके भी हम कुछ काम कर सकते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा, tan थीटा इक्वल किसके, पैब यानी परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल में देखें एफ वाई है। ठीक है, डिवाइड बाय बेस हमारे पास क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, दिस इज द tan थीटा। अब यहां हमने दूसरा काम करना क्या है, दूसरा काम है ही हमारा डायरेक्शन का। सो यहां डायरेक्शन को रहने देंगे, मीन कि थीटा इक्वल हो जाएगी किसके, tan को जब इक्वल के उस साइड हम शिफ्ट करेंगे, दिस बिकम इनवर्स, tan इनवर्स। ठीक है, एफ वाई ओवर एफ एक्स, ये डायरेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है, tan इनवर्स यूजुअली आपको मालूम है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिहाज से हम कैसे कर लेते हैं कि जब tan फाइंड आउट करना होता है तो हम डायरेक्टली जो है tan को प्रेस करते हैं, जब इनवर्स फाइंड आउट करना होगा तो एक शिफ्ट का बटन होता है सेकंड का, वो प्रेस करके जब tan को प्रेस किया जाएगा या साइन को प्रेस किया जाएगा या cos को प्रेस किया जाएगा तो ये उनका इनवर्स आएगा। तो ये वो इनवर्स है कि आपने डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसका आपने tan इनवर्स कुछ इस अंदाज से लेना होगा। ये हमारे पास जो मैग्नीट्यूड वाला था, और ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक भी था। इसके बाद न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। न्यूमेरिकल्स में 5.1 आपको बताया जा चुका है, और एडिशन वाले जो क्वेश्चंस थे उनके लिहाज से हमने 5.2 से 5.4 तक ये एडिशन के क्वेश्चन है हमारे पास। रिप्रेजेंटेशन वाले जो क्वेश्चन थे वो आपको बताए जा चुके। 5.1 के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें यही गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, यूनिट गिवन है और डायरेक्शन गिवन है, और आपने रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको क्लियर ना हो इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, लास्ट वीडियो जो आपके पास थी। अब आपने जो है बुक के पेज नंबर 84 पर आना है, कि न्यूमेरिकल्स के बाद हम जो है एक्सरसाइज को भी डिस्कस किए देंगे। जी 5.1 आपको बताया जा चुका, 5.2, 5.3 और 5.4 इन तीनों का तरीका बिल्कुल एक है। इन तीनों में आपका काम क्या है, इन तीनों में आपने करना ये है कि फर्स्ट वन 5.1 को अच्छी तरह से जो है इस बात को समझ लेना है। मैं उस चीज को थोड़ा सा रिपीट भी कर रहा हूं, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस के लिहाज से हम 5.2 देख रहे हैं। 5.2 में है अ बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट वर्ल्ड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट।
ठीक है, कुछ मेजरमेंट्स दी गई, हमारे पास 5.2 है। 5.1 में भी आपको हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन के लिहाज से। एक डायरेक्शन दी हुई है हमें, सॉरी एक डिस्टेंस दिया हुआ है S1 के a body moves 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये एक बॉडी मूव कर रही है, तो ये उसका फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ। एंड रीचेस अ पॉइंट बी, ए से चला और बी पॉइंट पर पहुंच गया। फ्रॉम बी इट कवर्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब S2 ये है A टू B, ठीक है। अब वो 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, तो ये हो गया B टू अदर पॉइंट C, ठीक है। एंड अराइव्स एट अ पॉइंट C, फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब इसका टोटल जो हमारे पास आ रहा है ST, वो हमने फाइंड आउट करना है। 2 डिस्प्लेसमेंट दिए हमें। अब पहला काम तो वही 5.1 के लिहाज से कि आपने क्या करना होगा, assumption स्केल ड्रॉ करना होगा। तो स्केल हमारे पास क्या है, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उसका मतलब ये एक छोटी फिगर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो फ्लो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, वो हमारी कॉपी का 1 सेंटीमीटर हो जाए। तो 5 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के, और 3 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ एक्सिस कौन सी यूज हो रही है, ज्योग्राफिकल फ्रेम ऑफ एक्सिस यूज हो रही है, तो उसको फॉलो करते हुए हमने वेक्टर्स को ऐड करना है। अब उस चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। ये तो वो चीज़ है जो कि आपने स्केल ड्रॉ करना था। अब फ्रेम ऑफ एक्सिस के लिहाज से आपने कैसे चलना है, आपने फ्रेम ऑफ एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर लिया ताकि आपको डायरेक्शन के लिए हेल्प मिल जाए। दिस इज द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। 5 किलोमीटर एक पॉइंट है ए पॉइंट से ये 5 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर ईस्टवर्ड, ये ईस्ट डायरेक्शन है तो ईस्टवर्ड ही चले। अब 5 किलोमीटर का मतलब क्या, हमने स्केल से ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर पर आपने आकर इस पॉइंट पर बी बना दिया, एंड दिस इज द ईस्ट, ठीक है कितना ये आपका फ्लोर जो डिस्टेंस है वो यहाँ राइट करेंगे, यानी 5 किलोमीटर, सही। अब नॉर्थ डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर, मीन के 3 किलोमीटर ये जो जा रहा है जो हमारी कॉपी का 3 सेंटीमीटर होगा। स्केल से आपने इसके हेड से ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि एडिशन का मेथड ही है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड की जो टेल हमने रखनी है, एंड दिस इज द सी, ठीक है। ये कितना है हमारे पास 3 किलोमीटर, और डायरेक्शन यहाँ क्या है, नॉर्थ, ठीक है। अब रिजल्टेंट के लिए हमने आपको बताया हुआ, रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ठीक है। और यहाँ आपने हेड ड्रॉ कर देना है। अब आपका काम क्या है, स्केल आपने यहां रखा, और स्केल रखकर आपने मेजरमेंट की कि कितनी लेंथ इसमें आपको शो हो रही है। जो लेंथ शो हो रही है वो आपने यहां पर राइट कर देनी है। जैसे हमारे पास यहां जो आंसर बन रहा है कुछ यूं कि ये लेंथ आ रही होगी 5.8। अब 5.8 एग्जैक्ट 5.8 नहीं होगी, मुमकिन है 5.7 आपको मिल रही हो, 5.6 मिल रही हो, 5.9 मिल रही हो, ठीक है। वो ड्रॉ करते हुए जो है कुछ आगे पीछे हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इतना ना हो तो इतना भी आपके पास कंसिडरेबल है कि आपके पास बिफोर पॉइंट जो है वो नंबर सेम आ रहा है, ठीक है। 5.6 और 5.7, 5.9 ये जो है सब कंसिडरेबल है। लेकिन जो आपके पास आंसर होगा आपने उसी को फॉलो करना है। अब वो आपके पास जो आंसर आया किस में आया था, सेंटीमीटर में, क्योंकि आपने स्केल जो देखा वो सेंटीमीटर में देखा। अब अपने एजम्पशन स्केल से आपने उसको कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट कर देना है, आपके पास 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो इसका मतलब जो आंसर आया वो सेम किलोमीटर्स को शो करेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करें, बहुत आसान बात कि अगर हमारे पास 2 किलोमीटर्स हमारा 1 सेंटीमीटर होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 8 सेंटीमीटर के लिहाज से जो आंसर आ रहा है उसका क्या करें हम, तो 1 सेंटीमीटर है, जब 2 के इक्वल है तो 8 क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, दिस मस्ट बी 16 किलोमीटर,
ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, जब सेंटीमीटर से किलोमीटर की तरफ आ रहे हैं तो आपने उस रेफरेंस को देखना है। अगर यहाँ यूनिटी और यहाँ पर कोई नंबर है तो जाहिर सी बात है जो आपके पास आंसर आया वो इस नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जो कि आपने यहाँ ड्रॉ किया। अब डायरेक्शन की बात, तो आपने प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे और ये डायरेक्शन आपके पास 30, 31, ठीक है, इस रेंज में आपके पास आ जाएगी। जो आपका एक्चुअल तौर पर जो कॉपी वर्क होगा आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है, उस कॉपी वर्क से ही आपने काम को सीखना है। तो इसी सीक्वेंस में आपके पास 5.3 भी है, 5.4 भी है, जो कि इसी अंदाज से होंगे, ठीक है, उसको इस लिहाज से फॉलो कीजिएगा। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वर्क को जो है रिपीट करते हुए भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन 5.5 और 5.6, ये हमारे पास दो जो क्वेश्चन है वो बिलोंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से बिलोंग करता है, और जो सेकंड है वो एडिशन ऑफ वेक्टर, जो कि हमने लास्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से जो हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो है ये क्वेश्चंस गिवन है 5.6 के जी। 5.5 का भी एक पार्ट में करूंगा, बाकी पार्ट आपके लिए होम टास्क है। 5.5 क्वेश्चन हमें गिवन है कि फाइंड दी एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, तो ये हमारे रेजोल्यूशन के टॉपिक से है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है डैश न्यूटन, यहां पर यानी जो फिगर है एक्चुअल तौर पर 10√2, ठीक है, 10√2 न्यूटन, ये फोर्स गिवन है, बुक में मौजूद नहीं है, इसको राइट कर लीजिएगा 10√2। और एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, दूसरी चीज क्या है, डायरेक्शन थीटा, 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फाइंड आउट क्या करना है हमने, एक्स एंड वाई कंपोनेंट यानी एफ वाई और एफ एक्स। अब एफ वाई और एफ एक्स से इस बात को भी याद रखिएगा, वेक्टर सिर्फ फोर्स ही नहीं है, बल्कि अगर वेलोसिटी आएगी तो ये वी एक्स और वी वाई बन जाएंगे, अगर टॉर्क होगा तो ये टी एक्स एंड टी वाई बन जाएंगे, टेंशन होगी तो टी एक्स एंड टी वाई बन जाएंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा तो ए एक्स एंड ए वाई बन जाएंगे। तो ये सिर्फ एक हमने जो बात को इजीली समझाने के लिए जनरलाइज एफ पर हमने किया, वरना ये किसी भी वेक्टर के लिहाज से उसके कंपोनेंट होंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि डिस्टेंस क्यों और आप वहां पर भी एफ एक्स और एफ वाई की सिंबल लगा रहे हो, तो अगर डी है तो वहां पर डी एक्स और डी वाई उसके कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो फॉर्मूलाज जो यूज हो रहे हैं जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अच्छा, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला राइट करने का आपको फायदा होगा कि इस तरह फॉर्मूलाज आपको इजीली मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है जी, दोनों कंपोनेंट्स फॉर एफ एक्स। एफ एक्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये जितना आप रिपीट करते रहेंगे उतना आपको जो मेमोराइज होगा। एफ हमारे पास कितना आया, 10√2, ये ठीक है, ये एफ है हमारे पास, इनटू कॉस थीटा, थीटा हमारे पास है 45। अच्छा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके पास मैथ्स में चैप्टर भी है, और इसके अलावा यहां पर पेज नंबर 77 पर ये टेबल गिवन है, इस टेबल को भी मेमोराइज कर लेंगे, और ये टॉपिक आपके पास मौजूद है मैथ्स में भी, तो वहां की मेमोराइज के लिहाज से भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो यहां पर आपके पास जो कॉस की है, साइन की या टेन की, इनकी बाकायदा वैल्यूज गिवन है। तो cos 45 किसकी इक्वल होता है, cos 45 इक्वल होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2 के इक्वल होता है। √2 से ये √2 कैंसिल हुआ और वी हैव आंसर 10 न्यूटन, दिस इज एफ एक्स, ठीक है। सिमिलरली एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। एफ हमारे पास क्या है, 10√2, क्योंकि एफ तो एक ही गिवन है, और जाहिर सी बात उसी वेक्टर की कंपोनेंट है, और साइन थीटा मीन 45, 10√2। साइन और कॉस की 45 पर सेम वैल्यू है जो कि 1/2 है, 1/√2 है, सॉरी, √2 से √2 कैंसिल हुआ, और दिस इज 10 न्यूटन। सो एफ वाई हमारे पास क्या आ गया, 10 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह से आपने 5.5 के जो अदर क्वेश्चन है वो भी फॉलो करने। नाउ 5.6, उसके लिए भी आपके पास एक पार्ट जो है किए देते हैं।
5.6 में हमारे पास क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द कंप्लीटली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब कंप्लीटली उन्होंने कहा तो उसका मतलब क्या, हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड आउट करनी है। एक कंपोनेंट आपके सामने किए देते हैं। फर्स्ट वन इज आपके पास एफ एक्स और एफ वाई के लिहाज से, यानी एक्स और वाई के लिहाज से दिए हुए हैं, लेकिन है ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से ये डी एक्स है 5 किलोमीटर और डी वाई है 3 किलोमीटर। ठीक है, यहां डी आपने फाइंड आउट करना है और इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूलाज जो यूज हो रहे हैं, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर एंड थीटा फाइंड आउट करने के लिए tan इनवर्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड फर्स्ट में हमने फाइंड आउट करनी है फॉर d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स। अब डी एक्स हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 5 का स्क्वायर आ गया प्लस डी वाई क्या हमारे पास 3 और ये 3 का स्क्वायर आ गया जी। 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25 और 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। दिस इज 34 और जब इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आंसर मस्ट बी 5.38 आपके पास आंसर आ रहा है, क्योंकि 36 का आपको मालूम है कि 6 आता है तो जाहिर सी बात है 34 का उससे लेस आएगा किलोमीटर। ये आपके पास इसका रिजल्टेंट आ गया। अब इसकी डायरेक्शन के लिए फॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। डायरेक्टली मैं राइट कर रहा हूँ, फॉर्मूला पहले हमने राइट किया हुआ है और यहाँ स्पेस भी थोड़ी सी बचा रहे हैं हम। डी वाई हमारे पास क्या है 3 और डिवाइड बाय 5। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद tan इनवर्स लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ रहा है इसका 31 डिग्री। ठीक है, 3 को 5 से आपने पहले डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उस पर आपने सेकंड का जो बटन है वो पुश करते हुए 10 को प्रेस कर देना है, या फिर आपने जो आंसर आ रहा है सेकंड का बटन प्रेस करते हुए आपने 10 प्रेस करना है और 10 के साथ जो है ये नंबर राइट करके इक्वल प्रेस कर देना है, तो आपके पास यकीनन आंसर जो है 31 डिग्री आ जाएगा। यहाँ हमारे ये न्यूमेरिकल फाइंड अप हो रहे हैं। एक स्पेशल केस जो कि 2019 में क्वेश्चन आया, इससे पहले ये इस तरह से नहीं आया, इसी जगह पर उस चीज को हम देख लेते हैं जी। अब यहाँ क्या था कि आपको वेक्टर गिवन है और आपने दोनों कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने थे, लेकिन 2019 में जो क्वेश्चन आया कुछ इस अंदाज से आया कि उन्होंने एक्स कंपोनेंट दे दिया, ठीक है 50 न्यूटन और डायरेक्शन दे दी 60 डिग्री। अब उन्होंने ये कहा कि फाइंड द वेक्टर एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब कैसे किया जाए, कैसे, क्योंकि ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें एफ एक्स और थीटा ये इन चीजों को फाइंड आउट कर रहे हो, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि फॉर्मूला मौजूद है। और वो फॉर्मूला कौन सा है देख लीजिए कि अगर हम एफ एक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो आता है हमारे पास एफ कॉस थीटा। यहां फाइंड आउट हमने क्या करना है, एफ फाइंड आउट करना है, तो एफ के लिए फॉर्मूला कुछ यूं नहीं बन सकता कि एफ एक्स ओवर कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ आ जाएगा हमारे पास, और एफ को प्लेस करके हमने एफ वाई निकालना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो सेकंड फॉर्मूला भी हम यहाँ राइट कर देते हैं कि एफ वाई हमने जो फाइंड आउट करना होगा इस एफ की हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास क्या है 50 कॉस 60 डिग्री, एफ इज इक्वल टू ये 50 अपनी जगह रहा, कॉस 60 हमारे पास क्या आता है, कॉस 60 हमारे पास होता है 1/2 या 0.5। ठीक है, 1/2 या 0.5 जो कि आपने पेज नंबर 77 से देखना है, डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 100। ये आपके पास क्या आ गया वेक्टर एफ, और आपने एफ वाई इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेना जैसे आपको बताया गया। यहाँ आपका ये वर्क कंप्लीट हो चुका, और
लास्ट वन हमारे पास जो इसकी एक्सरसाइज है इसको देख लेंगे पेज नंबर 82 और 83 पर। ये तमाम क्वेश्चंस वैसे हो चुके हैं। एक्सप्लेन स्केलर एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने इनके डिफरेंसेस आपको बताया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कुछ क्वांटिटीज हैं उनको हमने सॉर्ट आउट करना है एज स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। तो उन क्वांटिटीज के लिहाज से आप देख लीजिएगा, जैसे स्पीड है तो स्पीड कोई डायरेक्शन शो नहीं करनी होती, तो स्केलर्स में आता है, वेलोसिटी वेक्टर्स में आता है, फोर्स वेक्टर्स में आता है, मास स्केलर्स है, वेट क्योंकि डायरेक्शनल क्वांटिटी है स्केलर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर कोई डायरेक्शन शो नहीं करनी पड़ती इसलिए क्या है स्केलर है, वेवलेंथ इसमें भी किसी डायरेक्शन की बात नहीं होती स्केलर है, टॉर्क जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आएगा लेकिन आपको साथ बताते चलें क्योंकि फोर्स का एक्शन है यहाँ, तो ये वेक्टर है, और एक्सेलरेशन वेक्टर है, मोमेंटम लास्ट चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं वेक्टर है। नेक्स्ट वन, हाउ कैन अ वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ये आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर में आपको क्लियर कर दिया गया। व्हाट डू यू नो अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, ये टॉपिक भी आपको क्लियर किया गया अभी। डिफाइन द टर्म नेगेटिव वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपको बता दिया गया 2017 के लिहाज से, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके होम टास्क के एतबार से भी है। एक्सप्लेन हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपको क्लियर हो चुका करवाया जा चुका है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन वाला ये टॉपिक है, इसके लिहाज से आपको ये समझाया गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8, हाउ कैन अ वेक्टर बी डिटरमाइंड इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर नोन, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से आपने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, जो आपको उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जो क्वेश्चन करवाया वो आपने इसके लिहाज से आपको सॉल्व करवाया गया। 9 और 10 में कुछ रीजनिंग बात है, देखिएगा। इज इट पॉसिबल टू कंबाइन टू वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड टू गिव अ जीरो, अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई डिफरेंट वेक्टर्स जो है उनको ऐड करने पर क्या जीरो हमें मिल सकता है दो वेक्टर्स को, अगर दो वेक्टर्स को के लिहाज से नहीं हो सकता, क्या 3 से ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल ये 2 से भी पॉसिबल है, वो इस लिहाज से कि अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो यहां पर हमारे पास रिजल्टेंट मस्ट बी 0। इसी तरह से अगर 2 वेक्टर्स के लिहाज से ना देखें, 3 वेक्टर्स के लिहाज से देखें, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हों लेकिन आपस में रिसाइकिल्ड हो रहे हों, एक साइकिल क्लोज कर रहे हों, तो उस वक्त भी आप देखें तो इन 3 वेक्टर्स के लिहाज से रिजल्टेंट आपके पास क्या है? 0, ठीक है। द लास्ट इज कैन अ फोर्स डायरेक्टेड नॉर्थ बैलेंस अ फोर्स डायरेक्टेड ईस्ट, ये तो सिंपल सी बात यूं है कि हर एक फोर्स अपनी अपोजिट फोर्स को बैलेंस कर सकती है। ईस्ट की फोर्स जो कि हमने यहाँ रेफरेंस लाइंस के लिहाज से बताया था, ये ईस्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या नॉर्थ को बैलेंस करेगी? सो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ब्लैंक्स में अ डैश हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। अ डैश हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। नहीं, अगर इस लेक्चर को आप देखें, इस लेक्चर की हर बात के लिहाज से देखें तो आपके तमाम पॉइंट इंशाल्लाह क्लियर होंगे। A vector is represented by a straight line in such a way that its length indicates magnitude and arrowhead indicates direction of the vector, ठीक है। Vectors are added or subtracted graphically by head to tail rule. Fifth one, the angle between rectangular components of a vector is dash. Rectangular components को मैंने आपको बताया था कि क्यों उनको कहते हैं, क्योंकि इनके between जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। The x and y components of a force acting at angle theta with the x axis are given. अब दोनों के फार्मूलाज आपने राइट करना, मैंने आपको बताया कि बार-बार इसको रिपीट करेंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल वाइज भी बहुत प्रॉफिटेबल है कि fx is equal to f cos theta और fy is equal to f sin theta. नेक्स्ट वन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल sin theta किसके इक्वल होता है वो आपको सारे रेशियोज बताई गई, पैच, बैच और पैब, उसको आपने इसी तरह से क्लियर कर लेना है। लास्ट वन हमारे पास ब्लैंक जो है fx एंड fy, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों तो उसकी जो फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? तो अगर यहाँ वेक्टर f होता तो यहाँ fx स्क्वायर हो जाता प्लस fy स्क्वायर हो जाता। ये ब्लैंक आपकी यहाँ फिल होती है एमसीक्यू में। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास डैश इज द स्केलर क्वांटिटी। अब इन चारों में स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस, जो कि आपको बार बार बताई भी गई कि उसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं की जाती। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। डैश इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये 4 क्वांटिटीज हैं, इनमें वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ वेलोसिटी है, ठीक है। वर्क, डेंसिटी, टेम्परेचर और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड वन एमसीक्यू हमारे पास, इफ अ फोर्स F इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर n, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा? NF होगा। फोर्थ वन, द यूनिट ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो यूनिट ऑफ फोर्स हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस की, वो न्यूटन है।
Fifth one, in a right angle triangle, the side opposite to the right angle is called, जो अपोजिट टू दी राइट एंगल यानी 90 के अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये आपको यहां पर बताई गई। नेक्स्ट वन, fx and fy अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? तो वो आपको यहां पर भी बताया गया कि tan थीटा जो इक्वल होगा, जिससे ये फॉर्मूला बना कि वो किसके इक्वल हो जाएगा? ty यानी fy ओवर fx। एंड देन आपके पास ट्रू फॉल्स हैं, उन ट्रू फॉल्स को आपने इसी लिहाज से देखना है और क्लियर करना है। बाकी होम टास्क के एतबार से ये आपके राइट किए देते हैं कि एक तो ये कि आपने ईयर ऑफ 2017 का क्वेश्चन दिया हुआ है अबाउट नेगेटिव एंड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये आपको बताया गया कि आपके पास ये क्वेश्चन जो है नोट्स में मौजूद नहीं है, बुक में पेज नंबर 73 और 74 पर बताया गया। ठीक है, सिमिलरली जो न्यूमेरिकल वर्क आपको दिया गया, न्यूमेरिकल के पार्ट्स आपको बताए गए, तो डायरेक्टेड न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीशन वर्क दिया हुआ है। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चन है आपके पास, दो टास्क के तौर पर दिए हैं। एक आपने 2017 का जो क्वेश्चन है उसको आपने सॉल्व करना है, राइट करना है अपने कॉपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है। और इसके अलावा बाकी जो न्यूमेरिकल वर्क के एतबार से जो पार्ट्स आपके रिमेनिंग थे वो आपने करने हैं। बाकी इसके अलावा अपने वर्क को जो है अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हमने चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करना है। एग्जाम आपकी जो है करीब, एग्जाम के लिए वर्क आपका हो रहा है, तो आप इसकी प्रिपरेशन, मेमोराइजेशन और प्रैक्टिस को जो है जारी रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।